हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव। आई एम एमडी पल्मोनरी मेडिसिन, दैट इज़ रेस्पिरेटरी मेडिसिन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस बाय डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव। बहुत दिनों से मेरे पास बहुत सारे प्रश्न अस्थमा से रिलेटेड आ रहे थे, जिनके बारे में मैं लोगों को बताना चाह रहा था कि अस्थमा क्या है और क्यों इसके बारे में बहुत सारी जो समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उसको हमें दूर करना ज़रूरी है। तो जो सबसे पहला प्रश्न सब लोगों ने पूछा है कि व्हाट इज अस्थमा। तो आई वांट टू टेल दैट अस्थमा इज़ नॉट ए वेरी ड्रेडफुल डिजीज नाउ इट इज़। पहले के ज़माने में अस्थमा ज़्यादा खतरनाक हुआ करती थी क्योंकि उस समय अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थे। बट अस्थमा बहुत खतरनाक बीमारी आजकल के ज़माने में नहीं है, अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं तो। अस्थमा एक एलर्जी का ही एक प्रकार है। एलर्जी हमारे शरीर में किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है, हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में एलर्जी हो सकती है और अलग अलग प्रकार से वो अपने आप को दर्शाती है। जिस भी शरीर के पार्ट में एलर्जी होती है उसके लक्षणों के आधार पर उसकी डायग्नोसिस बनती है और उसका अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे कि अगर हमें स्किन की एलर्जी हो तो हमारे शरीर में बार बार दाने निकलेंगे, खुजली होगी, चकत्ते पड़ेंगे, दैट इज स्किन एलर्जी। हमें मेडिकल की भाषा में हम उसे अर्टिकेरिया कहते हैं या एक्जिमा कहते हैं। अगर नाक की एलर्जी हो तो छींके आना, नाक से पानी आना बार बार, ये समस्या बनी रहती है, नाक लाल हो जाना, तो इसे हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। उसी तरह से अगर आँख में हो तो आँख लाल हो जाती है, खुजली होती है आँख में, आँख से पानी आता है, उसे हम लोग एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। जस्ट लाइक दैट अस्थमा जब हमारे एलर्जी हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है तो सांस की नलियों में सिकुड़न होने की वजह से सांस फूलना, खांसी आना और सांस लेते समय साए साए की व्हीजिंग की साउंड आना, ये अस्थमा के लक्षण होते हैं और इसे हम लोग कॉमन भाषा में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अस्थमा है क्या। मैं आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा। दिस इज आवर लंग बेसिकली। सो asthma is a chronic disease of our airway which are the part of our respiratory system. In asthma the airways, सांस की जो नलियाँ होती हैं, they get swollen, उनमें सूजन आ जाती है and become extremely sensitive, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं और ओवर रिएक्टिव हो जाती हैं। As a result the muscles surrounding the airway tighten and narrowing the airway, सांस की नलियों के आसपास की जो मसल्स होती हैं वो टाइट होने लगती हैं और सांस की नलियों में सिकुड़न पैदा होने लगती है और ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है तो बलगम भी आने लगता है। दिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ द फेलगम। ओके, सो इफ वी सी दिस इज आवर नॉर्मल एयरवे, जिसमें सांस की नली का जो ल्यूमन है, अंदर की जो रास्ता है वो नॉर्मल है, उसमें रेडनेस नहीं है, कोई थिकनिंग नहीं है। बट अगर एस्थमेटिक पेशेंट होगा तो उसकी सांस की नलियों में सिकुड़न आ जाएगी, अंदर का रास्ता सकरा हो जाएगा, म्यूकस बनाने वाली सेल्स बढ़ जाएंगी और सांस लेने में इसकी वजह से हमें सीटियाँ बजेंगी और सांस लेने में दिक्कत आएगी। सो दिस इज बेसिकली अस्थमा। तो अस्थमा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ये जानना है कि अस्थमा, जो लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या अस्थमा को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, तो मैं ये बता दूं कि अस्थमा को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अभी तक की जो मेडिकल साइंस में इसको पूरी तरह से क्योर करने का कोई इलाज नहीं है, बट जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो बहुत अच्छा है और पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। उसके किसी भी काम में कोई बाधा नहीं आती। अगर वो स्विमिंग करता है, रनिंग करता है, हॉकी खेलता है, एनी टाइम ऑफ स्ट्रेनियस वर्क करता है, अगर उसने अपने अस्थमा को अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है तो उसके किसी भी काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो व्हाट इज द साइंस, क्या लक्षण है अस्थमा के। पहला लक्षण है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत पैदा होती है, देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, टाइटनेस इन द चेस्ट, सीने में जकड़न महसूस होती है, वीजिंग, विस्लिंग साउंड ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, सांस लेते समय एक म्यूजिकल विस्लिंग, सीटी बजने की साउंड सी आती है, एंड कॉफिंग। दीज आर द कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। सांस लेने में ये सारी दिक्कतें मरीज को आती है, खांसी और दम फूलना, सीने में जकड़न और सांस लेते वक्त सीटियों का बजना। ये जरूरी नहीं है कि सारे मरीजों में सारे ही लक्षण पाए जाएं। जो हल्के फुल्के अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें कई बार क्रोनिक कफ की समस्या देखी गई है। क्रोनिक कफ मतलब लंबे समय तक खांसी बनी रहती है,
कभी भी उनको जुकाम जकड़न होगी तो लंबे समय तक खांसी बनी रहेगी। ये समस्या अर्ली स्टेज में आती है, बट अगर इसको कंट्रोल अच्छे से ना किया जाए तो बाद में वो सांस फूलने की दिक्कत में परिवर्तित हो जाती है। सो अब हम ये जानना चाहेंगे कि सांस या अस्थमा की दिक्कत मरीज को क्यों होती है। व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस? दीज आर दी ट्रिगर्स जिनकी वजह से अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ते हैं। जैसे हवा में परागकण आना, जिन लोगों को पॉलन एलर्जी होती है उनको पॉलन के पास आने पे सांस फूलने की दिक्कत बढ़ जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी आती है और सांस फूलती है। किसी भी तरह का पॉल्यूशन, इरिटेंट्स, हवा में डस्ट, फॉग, स्मोक, इससे मरीज को एलर्जी होती है। कभी कभी दवाइयों से एलर्जी होती है जिसमें पेन किलर बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनमें पेन किलर से मरीजों को एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। वायरल अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस बेसिकली ये ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करते हैं, बट दे आर नॉट पर से रिस्पॉन्सिबल फॉर अस्थमा। बट एलर्जिक पेशेंट्स में वायरल एपिसोड्स ट्रिगर का काम करते हैं और अस्थमा को बढ़ाने का काम करते हैं। एंड स्ट्रेस एंड एंगर, अगर आप चिंता और तनाव में होते हैं तो एलर्जी की अस्थमा की समस्या बढ़ जाती है। सो बेसिकली अस्थमा, अगर हम सामान्य भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँ तो अस्थमा ये कोई ऐसा इन्फेक्शन या ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हमारे शरीर में कहीं बाहर से आई है। वही पॉलन है, वही डस्ट है, वही सारी चीज़ें हैं जिनसे सामान्य आदमी को कोई समस्या नहीं हो रही, बट अस्थमा के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा समस्या होती है, सांस फूलती है, खांसी आती है। ऐसा इसलिए होता है कि अस्थमा के पेशेंट्स का जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर रिएक्टिव हो जाता है। सांस जैसे ही हम किसी पॉलन, जिसको भी एलर्जी होगी, एलर्जी जिसकी एलर्जी कारक तत्व जब भी उसके पास आएंगे, जैसे डस्ट हुआ, पॉलन हुआ, परफ्यूम हुआ, किसी भी तरह की स्मेल हुई, तो उनका शरीर उससे बहुत तेजी से फाइट करता है, जो कि सामान्यतया नॉर्मल लोगों में नहीं होता है। और इस फाइट का जो साइड प्रोडक्ट है उसकी वजह से हमें जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, साइटोकाइंस होते हैं, बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, शरीर में रिलीज होते हैं, ये सांस की नलियों में बहुत तेजी से स्पाज्म होता है और सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। इसकी वजह से अस्थमा होता है। सो जब भी आदमी स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है, बहुत तनाव में होता है, तो भी उसको अस्थमा के अटैक सुनने में आया होगा कि हो जाते हैं। जब कोई घटना घर में ऐसी घटी तो आदमी की सांस फूलने लगी। बेसिकली स्ट्रेस एंड एंजाइटी इंक्रीजेज द अटैक ऑफ अस्थमा। तो अस्थमा के बारे में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कि उन्हें लगता है कि अस्थमा बहुत बुरी बीमारी है, ये ख़त्म नहीं होगी तो हमारी जान ले लेगी। ऐसा नहीं है। अस्थमा अगर अच्छे से कंट्रोल किया जाए तो जान का खतरा ना के बराबर होता है। सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा? अस्थमा के ट्रीटमेंट में पहले के समय में जो डॉक्टर्स दवाइयाँ दिया करते थे उसमें स्टेरॉइड्स बेसिकली बहुत मेन हुआ करती थी एक समय में, और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ जो आती हैं जिसे हम लोग सेट्रेजिन, फेक्सोफेनाडिन, इन सब नामों से जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। लंबे समय तक किसी भी दवा को खाने के लिए अगर दिया जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट शरीर पे पड़ते हैं, क्योंकि खाने वाली दवाइयाँ हमारे शरीर में पेट में जाके ब्लड में जाती हैं और ब्लड से पूरे शरीर में सर्कुलेट होती हैं। अगर हमें एलर्जी नाक की है तो हमें नाक में दवा डालना, स्प्रे करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आई थिंक, बजाय कि दवाई खाने से। क्योंकि अगर नाक में एलर्जी है तो दवा हमारे किडनी में, हार्ट में, लीवर में, ब्रेन में क्यों जाए? इसीलिए जहाँ की एलर्जी हो वहाँ पे दवा को डायरेक्ट पहुँचाने के लिए एक डिवाइस बनाई गई, एक यंत्र बनाया गया जिसे हम लोग इनहेलर्स कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों में ये दुविधा होती है कि अगर हमको इनहेलर शुरू हो जाएंगे तो ये हम इसके आदी हो जाएंगे, हमें इसकी आदत पड़ जाएगी। इनहेलर्स तो आखिरी दवाइयाँ होती हैं जो लास्ट में दी जाती हैं, अर्ली एज में हम इसको क्यों लें? या बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ये कर देंगे, मछली खिला देंगे, ये कर देंगे जिससे कि एलर्जी अस्थमा खत्म हो जाएगा, जो कि एक मिथ है, गलत है, ऐसा नहीं है। बस एक चीज़ जो जानने वाली है कि एलर्जी और अस्थमा जड़ से ख़त्म नहीं होती है। अभी तक इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया है कि पूरी तरह से जड़ से ख़त्म किया जा सके। एक पैथी है जिसे हम लोग इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, उसमें हम एलर्जी टेस्टिंग करके और वैक्सीनेशंस करते हैं पेशेंट्स का। उसमें 70 से 80% पेशेंट्स में एलर्जी और अस्थमा के सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं और एक तरह से क्योर किया जा सकता है, बट वो बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। उसमें स्किन प्रिक टेस्ट से हम लोग एलर्जी टेस्टिंग करते हैं, देन
हफ्ते में एक बार उसको इंजेक्शन लगता है, करीब 6 महीने से साल भर तक हर हफ्ते एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगता है, चमड़ी में लगता है। फिर उसके बाद महीने में 15 दिन में जो भी हम लोग शेड्यूल बनाते हैं उस तरह से एलर्जी के वैक्सीन शॉट्स लेने पड़ते हैं, लेकिन वो बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, सारे लोग उसको कर नहीं सकते। और दूसरी चीज़ कि एलर्जी टेस्टिंग स्किन प्रिक टेस्ट से जो हम लोग करते हैं और जो एलर्जी के शॉट्स दिए जाते हैं उसमें एनाफाइलैक्सिस जो कि एक एलर्जी का भयंकर रूप होता है उसके होने की बहुत संभावना होती है। तो ऐसे में एलर्जी हम वैक्सीनेशंस बहुत सारे लोगों को ऑफर नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास इन्हेलर्स ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मरीज को पूरी तरह से आराम दिला सकता है। इन्हेलर्स लेने के जो लोगों में भ्रांतियां हैं वो गलत हैं। इन्हेलर्स को बनाया गया है कि दवा की मात्रा को कम से कम किया जा सके, और मैं आपको बता दूं कि इन्हेलर्स में दवा की मात्रा माइक्रोग्राम में होती है। जो भी दवाइयाँ हम खाते हैं वो मिलीग्राम या ग्राम में होती हैं। 1000 से 1 लाख गुना कम मात्रा में दवा और डायरेक्ट हमारे सांस के रास्ते हमारे फेफड़े में पहुंच जाए, इसके लिए इन्हेलर्स बनाए जाते हैं। इन्हेलर्स आर द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा। ये आपको सिर्फ तुरंत में सांस की नलियों को फैलाने का काम करते हैं, जिससे कि मरीज को सांस लेने में आसानी होती है, उसकी जान बचाई जा सकती है। और रेगुलर यूज करने से जो एलर्जी की वजह से सांस की नलियों में परमानेंट डैमेज होता है वो नहीं हो पाता है। तो इन्हेलर्स कई तरह के होते हैं, जिसे हम लोग ड्राई पाउडर इन्हेलर कहते हैं, और मीटर डोज इन्हेलर होते हैं जिसे हम लोग आम भाषा में इन्हेलर या पफ कहते हैं। तो और नेबुलाइजेशन ये भी एक इन्हेल्ड थेरेपी का पार्ट है। इन्हेलर्स आर दी बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि एलर्जी और अस्थमा के पेशेंट्स अपने डॉक्टर से मिलें और अपने लिए सही इन्हेलर्स का चुनाव अगर डॉक्टर बोलता है तो करें, और उसको अपने आप से बंद ना करें, रेगुलर यूज़ करें। रेगुलर यूज़ करने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इन्हेलर्स को यूज़ करने का 1% भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप इन्हेलर्स रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप आने वाले समय में बार बार पड़ने वाले अटैक्स और हॉस्पिटलाइजेशन से तो बचेंगे ही, और लंबे समय में जो लंग्स में परमानेंट डैमेज होता है जिसे हम लोग रीमॉडलिंग कहते हैं, जिसमें अस्थमा का पेशेंट बाद में सीओपीडी यानी ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में कन्वर्ट हो जाता है, उससे हम बच सकते हैं। इन्हेलर्स का यूज़ डॉक्टर से पूछ कर करें, और यदि आपको डॉक्टर ने बताया हो कि रेगुलर यूज़ करना है तो इन्हेलर्स का यूज़ रेगुलर करें। यही सब मैं बातें आपको बताना चाह रहा था। अंत में बस मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि इन्हेलर्स में जो लोग इन्हेलर्स एलर्जी और अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो स्टेरॉइड्स और एंटी एलर्जिक जो टैबलेट्स हैं उनके भरोसे ना रहें। लगातार लंबे समय तक दवाइयाँ खाने से उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इन्हीं साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए इन्हेलर्स का साइंटिस्ट ने इजाद किया है, और रेगुलर इन्हेलर का यूज़ करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और हम हर वो काम कर पाएंगे जो एक नॉर्मल आदमी कर पाता है। एक नियर नॉर्मल लाइफ हम जी सकते हैं अगर हम एलर्जी या अस्थमा से पीड़ित हैं, बनिस्बत हम रेगुलर इन्हेलर्स का यूज़ करें। धन्यवाद।